चलिए ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग देख रहे थे पंचायती राज ना, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख रहे थे, है ना। चलिए, तो इसमें हम लोग देखे थे कि 1957 में एक कमिटी बनी थी। उन्नीस सौ बावन में क्या हुआ था जी? देख, एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है ना। 1952 में क्या हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने शुरू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1953 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये है सीडीपी, ठीक है। यह है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है। और इन दोनों ने ये इस बात पर जोर दिया कि गांव के विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आवश्यकता है, तभी जाके गांव का विकास हो पाएगा। तो फिर 1957 में 1957 में नेहरू जी ने एक कमीशन बनाया, इसका नाम था बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी कि थ्री टायर स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट, त्रिस्तरीय। तो आपसे पूछा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है जी? हम्म हम्म इसने कहा कि त्रिस्तरीय, तीन स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हो। इसमें तीन स्तर क्या क्या हो जाएगा? गांव, प्रखंड और जिला। पहले हो जाएगा गांव, फिर हो जाएगा प्रखंड, और फिर हो जाएगा जिला। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गांव के स्तर पर क्या हो? ग्राम पंचायत। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, और प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति। होता है ना जी? किसका चुनाव होता है यहां पर? बीडीसी का। बीडीसी लोग क्या करते हैं? बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, बीडीसी का फुल फॉर्म ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, बिल्कुल गुड। प्रखंड विकास समिति, है ना। तो बीडीसी लोग का चुनाव होता है मुखिया के चुनाव के साथ ही, है ना, सब साथ होता है। अरे घट साहब,
यानी एने जो हलवा हंगामा होता है ना ओकर तनी धीरे रखना है। हलवा तो उधर बाहर हाँ तो ये दरवाजा बंद कर दीजिए, बात आदमी है ना तो दरवाजा से लगा दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत हल्ला होता है, क्लास ना चलता है। मछली हट्टा बना के रख ले सब, यहाँ लेके ऊपरों तक यह दशा है। इतना बढ़िया था वो बिल्डिंग सब। क्या लिखे हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला के स्तर पर क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद। ये सब आदमी का बोलने का टोन तो ये सब आराम से नहीं बोलता, ये सब बढ़िया बात करेगा ना, इतना चिल्ला चिल्ला के करेगा कि लगेगा कि झगड़ा कर रहा है चाहे हल्ला कर रहा है। चलिए, तो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद। तो मुखिया के चुनाव के साथ ही क्या होता है? मुखिया के चुनाव के साथ ही बीडीसी का चुनाव होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का। और यहां पर ही क्या करता है ईबीडीसी कि आप देखिएगा किलो का चुनाव हो जाता है। अब फिर ये लोग आगे जाके क्या करता है, तो ये लोग अपने में से ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करता है, उसी में बीडीसी लोग पूरा पैसा कमाता है। बाकी तो लोग को फंड तो लोग को ज्यादा नहीं है ना, फंड लोग को ज्यादा नहीं है, ठीक है। वह वाला मटेरियल है, छोड़ दीजिए। तो यहां पर क्या है कि ध्यान रखना है कि यहां पर बीडीसी का तो चुनाव हो जाता है, लेकिन ये बीडीसी लोग मिल करके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करता है, ठीक है। अब फिर जिला में भी क्या होता है कि जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव मुखिया के चुनाव के साथ ही होता है, लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव ये लोग आपस में से मिलकर करता है। यानी कि इन दोनों लेवल पर अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। यहां पर सारा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, मुखिया भी डायरेक्ट चुना जाता है ना, और बाकी लोग भी डायरेक्ट यहां पर चुने जाते हैं। ये सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता ने, ठीक है। उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू कर दिया जाए। लेकिन पंचायती राज के साथ दिक्कत क्या था कि पंचायती राज तो डीपीएसपी में था, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में। और इसका क्या मतलब है, जब डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में है, 40 में, तो इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाध्यकारी नहीं ना है। जब डीपीएसपी पढ़ाए थे तो हम बताए थे ना कि वही वाला है। तो यहां पर इसको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इस चीज को देखा जाएगा कि डीपीएसपी में था, बाध्यकारी था नहीं, तो जिसको मन करे वो लागू करे, जिसको नहीं मन करे वो नहीं लागू करे, ये वाला बात था। इसलिए संविधान तो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को ही, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था उस समय लागू ही नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि डीपीएसपी में था। डीपीएसपी इज नॉट इंफोर्सेबल इन कोर्ट, डीपीएसपी इज नॉट इंफोर्सेबल इन कोर्ट, मतलब कि कोई लागू करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी चक्कर में कोई कर नहीं रहा था लागू। लेकिन जब बलवंत राय मेहता ने सिफारिश किया सरकार को, तो सरकार को लगा कि हमको इसको लागू करना चाहिए, तो भी पूरे देश में लागू नहीं हुआ। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। लिख लेंगे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के
राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर में इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो पहली बार पंचायती राज कहां लागू हुआ? राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में। ओके, तो राजस्थान के नागौर में पहली बार लागू हुआ। तो अब यहां पर भी लागू हो गया। तो अभी भी क्या था कि राज्य को मन करेगा तो लागू करेगा, और राज्य को लागू मन नहीं करेगा तो राज्य लागू नहीं करेगा। तो अब यहां पर तो लागू हो गया राजस्थान में, है ना, लेकिन बाकी पूरा देश में लागू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि डीपीएसपी में था। उसके बाद जो दूसरा स्टेट जिसको लागू किया वो नवंबर में लागू किया था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नवंबर में पंचायती राज लागू हुआ। ठीक है, नवंबर 1959 में। ओके, लेकिन अब अभी भी पूरे देश में लागू नहीं था। इसको था कि पूरे देश में लागू करना है। तो जब तक कि डीपीएसपी में रहता आर्टिकल 40 में, तो सब लोग लागू करते हैं, इसको नहीं कर रहा था लागू। जब आपके च्वाइस पर कोई चीज हो कि काम मन करे तो करिए या नहीं मन करे तो मत करिए, तो आप करिएगा उसको सीरियसली, अंठिया दीजिएगा ना। तो अंठियाइएगा, सब कर रहा था, जिसको मन किया किया, जिसको नहीं मन किया नहीं किया। किसी के यहाँ हो गया एक बार चुनाव, तो फिर अब चुनाव हो ही नहीं रहा है। आप लोग गांवों में सुनते होंगे कि कोई मुखिया 20 साल तक मुखिया था, कोई बहुत 25 साल तक मुखिया था। तो पता करिएगा वो चुनाव नहीं हुआ था। एक बार चुनाव हुआ, वह आदमी रहले रह गया, फिर चुनाव नहीं होता था। तो वही अंठिया देना, मन करा तो किया, नहीं मन किया तो नहीं किया, क्योंकि बाध्यकारी नहीं था। डीपीएसपी में था इसलिए बाध्यकारी नहीं था। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये वाला बात था। तो अब हुआ कि भाई इसको बाध्यकारी कैसे बनाया जाए, इंफोर्सेबल कैसे बनाया जाए। और जब इंफोर्सेबल कोई चीज होता है तो उसमें अंठियाने का चांस नहीं रहता है ना। अब जैसे कोई और काम रहता हमको करने का, तो आज अपना मूड था आराम से सोने का, खूब बढ़िया से सोते आराम से, 12-1-2 बजे खाने आराम से निकलते घर से बाहर, अंठिया देते। लेकिन ये काम इंपॉर्टेंट था, बाध्यकारी है, काम है तो करना है। अब आपका मन चाहे जो कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम है तो काम आपको करना। इसको कहते हैं इंफोर्सेबल, बाध्यकारी। अगर हो के मन में आए तो करो, मन में आए तो नहीं करो, तो जो मन सो। तो ऐसा तो व्यक्ति को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होंगे, इस प्रकार से करेंगे, तो क्या होगा, आपका काम खराब होगा। और जो व्यक्ति काम का सम्मान नहीं करता है, उसका सम्मान दुनिया नहीं करती है। तो इसलिए कोई भी चीज से को इग्नोर कर दीजिए, अपने काम को इग्नोर नहीं। जिस वक्त जो काम है आपका, जो लगता है कि ये काम आपका है, ये काम आपको करना है, दूसरे के लिए नहीं, ना ही दूसरे को खुश करने के लिए, ना दूसरे को नाराज करने के लिए। अपना काम इसलिए करे ताकि आप डिसिप्लिन में रहें, ताकि आप खुद से सेटिस्फाइड रहें। खुद से जब सेटिस्फाइड रहिएगा तो दूसरों से भी सेटिस्फाइड रहेंगे। खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहां बाध्यकारी नहीं था। तब हुआ कि भाई किसी तरीके से पंचायती राज को क्या किया जाए, बाध्यकारी बनाया जाए, इंफोर्सेबल, कि नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये तो बलवंत राय मेहता समिति 57 में बनी थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कमिटी बनी थी 1977-78 में, खास करके 78 में, 1978 में। तो 1978 में जो समिति बनी उसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति, है ना। अशोक मेहता समिति, ठीक है, 1978 में बना अशोक मेहता समिति। अभी अशोक मेहता समिति जो बना,
ये बना था, देखिए भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, पहली बार नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट इंडिया में कब बनी थी? 1987 में। और कोई? भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब जिस सरकार में कांग्रेस नहीं थी, ऐसा पहला बार कब हुआ था? 77। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार। कौन सी पार्टी सरकार? जनता पार्टी। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार, अब पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और पहला गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी सरकार। यह भी सरकार कब बनी थी? 77 में, जब संपूर्ण क्रांति का नारा लगा था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। और जयप्रकाश नारायण कहां के थे? छपरा के थे, सारण के, है ना, छपरा के सिताब दियारा गांव के। सिताब दियारा गांव जहां यूपी स्टार्ट हो जाता है ना, बिहार में पड़ता है, अंतिम छोड़े। तो उन्होंने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। और उसी संपूर्ण क्रांति के नारा में 77 के चुनाव में इंदिरा गांधी स्वयं अपना सीट हार गई रायबरेली से, प्रधानमंत्री अपना चुनाव हार गई। उस क्रांति का परिणाम था कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपना सीट हार गई। और प्रधानमंत्री को हराने वाला व्यक्ति कौन था उस समय, जिसने इंदिरा गांधी को हरा दिया था? इंदिरा गांधी को हराना ये अपने आप में बहुत बड़ा बात था। तो इंदिरा गांधी को किसने हराया था? इंदिरा गांधी को हराया था राजनारायण ने। किसने हराया था? राजनारायण। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था। ठीक है, इंदिरा गांधी को राजनारायण ने हराया था। और यही उस समय बने थे मोरारजी देसाई की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। ठीक है, जब इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी रायबरेली से, तो बीबीसी ने एक गीत प्रसारित किया, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। क्या गिरा? झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली में झुमका गिरा था किसी का? झुमका किसी का नहीं गिरा था। बरेली से प्रधानमंत्री अपना चुनाव हार गई थी, यह बहुत बड़ा न्यूज बना था। अब मोदी जी काशी से चुनाव लड़ते हैं, बनारस से, अगर मोदी जी वहां से चुनाव हारे, सोचिए कितना बड़ा न्यूज बनेगा। कि भले सरकार ना बने वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री ही अगर अपना चुनाव हार जाए तो ये तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बन जाएगा। कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपना संसदीय क्षेत्र में चुनाव हार गया। इंदिरा गांधी का वही हुआ, अपने ही सीट से चुनाव हार गई। कहा जाता है कि रायबरेली और अमेठी, उत्तर प्रदेश में दो ऐसे सीट हैं जो कांग्रेस के पुश्तैनी सीट है। यहां से कांग्रेस कभी नहीं हारती है, लेकिन उस समय वहां हारी इंदिरा गांधी। उसके बाद से इंदिरा गांधी फिर जीती भी वहां से। और अभी रायबरेली से सांसद हैं सोनिया गांधी। और अमेठी से सांसद पहले हुआ करते थे राहुल गांधी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने उनको वहां से हरा दिया। तो हालांकि राहुल गांधी सांसद हैं, क्योंकि वो केरल के वायनाड से चुनाव लड़ लिए थे। उनको शायद हवा पता था कि इस बार विकेट गिर जाएगा, तो एक जगह कहीं विकेट गिरेगा तो दूसरी जगह से विकेट खड़ा रखना पड़ेगा। इसलिए वो 2019 के लोकसभा चुनाव में दो जगह से चुनाव लड़े थे, केरल के वायनाड से
और दूसरा यूपी के अमेठी से। अमेठी का सीट हार गए, वायनाड का सीट जीत गए, सांसद है। बीच में सांसद की सदस्यता समाप्त हो गई थी, लेकिन फिर बहाल हो गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना। तो यहां पर 77 में क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार बनी और उसी प्रकार सरकार में अशोक मेहता समिति बनी थी, ठीक है। और अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की मंडल पंचायत की। अगर आपसे पूछा जाए कि मंडल पंचायत की सिफारिश किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति ने की थी। अशोक मेहता समिति, ठीक है। हालांकि इनकी समिति को बहुत स्वीकार नहीं किया गया, इनकी रिपोर्ट को। रीजन ये था कि सरकार तो बहुत दिन चली ही नहीं, क्योंकि ये सब जनता पार्टी की सरकार 77 की कैसे बनी थी, जोड़ गांठ के सरकार बना था। विपक्ष जैसे अभी जैसे कैसे मोदी जी के खिलाफ पूरा देश में गठबंधन हो रहा है ना कि मोदी को हराना है, वो वैसे उस समय इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल थी। इंदिरा गांधी को हराने के लिए देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया था, उसका नाम था जनता पार्टी। जैसे आज मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना हुआ है इंडिया, है ना, कि हम सब मिलकर उनको हराएंगे। तो देखिए ये लोग कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाता है, हरा तो देगा, लेकिन उसके बाद ये लोग आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे 77 में हुआ, हरा दिया लोग, लेकिन आप देखिए कि 5 साल सरकार चली भी नहीं और 1980 में ही लोकसभा का चुनाव कराना पड़ा। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। क्यों? लोगों ने लोगों को दिया तो वोट, ये लोग जीत गया, इंदिरा जी हार गई चुनाव। लेकिन फिर 77, 78, 79 में ये लोग आपस में लड़ने लगा। वो कह रहा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो कह रहा था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। मुरारजी देसाई बेचारे बने, इनको हटा करके फिर चौधरी चरण सिंह को सब बनाया। अब फिर चौधरी चरण सिंह को सब आपस में पार्टी वाला सब सपोर्ट नहीं किया, बस सरकार गिर गई। अब फिर 80 में चुनाव हो गया इसी वजह से। आज जब 80 में चुनाव हुआ तो जनता को लगा कि हमने गलती कर दिया था इन लोगों को वोट दे करके, फिर 80 में पूर्ण बहुमत की सरकार इंदिरा गांधी की बन गई। तो कहने का मतलब है कि एगो बारात में एक ना दुल्हा होगा जी, कि सब बरतिया दुल्हा बन जाएगा। तो सब बरतिया दुल्हा बन जाएगा तो पिटा के आएगा कि नहीं आएगा? लड़की के द्वार पर से पिटाइए के ना आएगा? तब प्रधानमंत्री का पद एक गो ना है, 10 गो तो है नहीं। प्रधानमंत्री एक आदमी बनेगा। यहां सब गठबंधन वाला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। हम अभी इंडिया बना है तो नीतीश जी अपने हैं कि भाई कोर्ट सिलवा लिए हैं, हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। ममता दीदी अपने तैयार है कि भाई हम काहे नहीं बनेंगे, है ना। वो अखिलेश तैयार है। सब लोग अपन अपन कोर्ट का नाप दे दिया है दर्जी के यहाँ कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन सा पहनना है। अब मालूम चला कि प्रधानमंत्री का पदवा तो एक गो ना है। तो कौन कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन के साथ यही समस्या है। अभी तो ये लोग एक हो गए, लेकिन अगर ये लोग चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद इनके बीच में ये विवाद होगा कि प्रधानमंत्री कौन। ये लोग खुद एक दूसरे को स्वीकार नहीं करेगा। अब बड़ी पार्टियों में, कांग्रेस में या बीजेपी में, इन लोगों में क्या है कि इनका नेता एक निश्चित है। इनको पता है कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो ये लीडर प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये होंगे तो ये होंगे। इनका भी पार्टी छोटा छोटा है। अभी क्षेत्रीय पार्टियों में से कोई ऐसा पार्टी नहीं कि पूरा भारत में चुनाव लड़ ले। पूरा भारत में चुनाव या तो भाजपा लड़ेगी या तो कांग्रेस लड़ेगी, यही दो लड़ती है। बाकी लोग छिटपुट कहीं कहीं लड़ते हैं, है ना। अब बिहार के जो नेता लोग, बिहार में लड़ लेगा लोग, ये थोड़ा जाके साउथ इंडिया में लोग को वोट मिल जाएगा। दक्षिण भारत में तो लोग को वोट नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत में वोट या तो कांग्रेस को मिलेगा या तो बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ये अखिल भारतीय पार्टियां हैं, पूरे स्तर के पार्टियां हैं। तो यही यहां क्या होगा, विवाद हो गया। अब विवाद हो गया तो लोग का सरकार गिर गया, तो अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे था? पंचायती राज से था। इसके बाद इंदिरा जी की सरकार है। 1984 में इंदिरा जी की सिख दंगा में मृत्यु हो गया, इनको मार दिया गया। 84 में इंदिरा जी की डेथ हो गई। इंदिरा जी का जब डेथ हो गया तो इंदिरा जी के डेथ के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी।
और राजीव गांधी के समय में एक कमिटी बनी, एलएम सिंघवी कमेटी। राजीव गांधी ने एक कमिटी बनाया था, एलएम सिंघवी कमेटी। ठीक है, कौन सी कमिटी? एलएम सिंघवी कमेटी। एलएम सिंघवी समिति। अब देखिए एलएम सिंघवी समिति ने क्या कहा, इसने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसने क्या कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसने की? एलएम सिंघवी समिति ने किया कि भाई इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, और फिर इनको यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे। जब इसने डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, कि मतलब संविधान में तो था पहले से 40 में, लेकिन बाध्यकारी नहीं था, तो इनका कहना था कि संविधान के माध्यम से इसको बाध्यकारी बनाया जाए। तो बाध्यकारी कब बनेगा? जब वहां से उठा करके इसको दूसरा जगह पर ले जाया जाएगा या दूसरा संशोधन किया जाएगा संविधान में। तो जब इन्होंने सिफारिश किया तो राजीव गांधी ने प्रयास किया कि भाई इस संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो एक विधेयक लाए थे, 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक, 64 एंड 65 CAA 1987। CAA का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में लिखें तो संविधान संशोधन अधिनियम। तो यहां पर इसको एक जगह पर बना लेंगे बी, कैब, क्योंकि अभी कानून बना नहीं था, बिल था, विधेयक था। तो विधेयक रहेगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? कैब। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, हिंदी में कहेंगे संविधान संशोधन विधेयक, है ना। तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे था? पंचायती राज। इसका संबंध किससे था? पंचायती राज से। आई 65वां का संबंध किससे था? शहरी शासन से। शहरी शासन। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किसने किया था, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? संवैधानिक। यहां पर आपको इसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर किसी संस्था को, है ना, हाँ दोनों 87 है, दोनों एक ही साथ, कि सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किसने किया था? तो एलएम सिंघवी समिति ने। ठीक है, मतलब एलएम सिंघवी समिति ने सिफारिश किया था, लेकिन किस सरकार ने किया था प्रयास? राजीव गांधी की सरकार ने। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार ने यह प्रयास किया था पहली बार। ठीक है, ओके।
तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे कि हालांकि संसद से यह विधेयक पास नहीं हो पाया, संसद से यह विधेयक पास नहीं हो पाया, संसद से यह विधेयक पास नहीं हो पाया। उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया, है ना। संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसका विरोध किया गया था, संसद के दोनों सदनों ने इसका विरोध किया और यह पास नहीं हो पाया। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश में सवाल पूछा गया था और मैक्सिमम लोगों ने ये गलती कर दिया था। सीधे पूछा गया था कि पहला प्रयास किससे किया गया, तो संविधान संशोधन के पंचायती राज के संबंध में 73वां 74वां बहुत फेमस है ना, क्योंकि उससे पास हो गया था। लेकिन वो पास होने से पहले भी एक बार प्रयास किया गया था पास कराने का, लेकिन पास नहीं हुआ था। तो ये जो पास नहीं हुआ था वो कौन सा था, 64वां 65वां। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास सबसे पहले कब किया गया, 1987 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा किया गया। और सरकार रहेगा तो राजीव गांधी, ध्यान रखना है, एल.एम. सिंघवी नहीं ध्यान रखना हमेशा खाली, है ना। एल.एम. सिंघवी तो संस्था थी, कमिटी थी जिसने सिफारिश किया, लेकिन दिलाने का प्रयास किसने किया, राजीव गांधी सरकार ने 1987 में। लेकिन उस समय यह पास नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि राज्यसभा ने इसको पास नहीं होने दिया मुख्य तौर पे। क्यों, उसको कहा, उसने उसका कहना था कि अगर पंचायती राज व्यवस्था आ जाएगा तो राज्यों का अधिकार कहीं कम ना हो जाए। तो राज्य सब अपना अधिकार बचाने के लिए, अपना अधिकार बचा के रखने के लिए इशारा काम किया। क्लियर है कि कहीं हमारा अधिकार जो है सो गड़बड़ ना जाए, हो जाए। क्लियर है, इसके लिए ये सारा चीज यहां पर किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर जो है 64वां संविधान संशोधन विधेयक और 65वां संविधान संशोधन विधेयक, दोनों का दोनों जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया। अब आइए कि फिर इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास अब दोबारा किसने किया, तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। नेक्स्ट लेंगे, किसके बाद, इसके बाद दोबारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया 1992 में। कब किया, 1992 में, 1992 में। कब किया, 1992 में। ठीक है, दूसरी बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किसने किया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। ओके, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने। तो नरसिम्हा राव की सरकार, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के समय में वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, है ना। तो यहां पर प्रयास किया गया। तो अब फिर क्या किया गया, जब प्रयास किया गया तब लाया गया कौन सा विधेयक, 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वां 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992। और ये अब की बार क्या हुआ,
पास हो गया। यहां तो फेल कर गया था ना पहले बार जब राजीव गांधी लाए थे, तब तो फेल कर गया था, लेकिन 1992 में पास कर गया। यहां 73वां का संबंध किससे है? पंचायती राज से। और 74वां का संबंध शहरी शासन से, यानी कि वही नगर निगम, है ना? क्लियर है? ओके, तो ये दोनों क्या होगा जी? पास हो गया। तो जब पास हो गया तो ये बी के जगह पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और यहां भी ए। जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो क्या होता है? एक्ट हो जाता है, कानून हो जाता है। और जब तक पास नहीं हुआ है तब तक बी रहता है, यानी कि बिल, विधेयक रहता है। राष्ट्रपति का साइन हो गया, पास हो गया तो कानून हो गया। कानून हो जाएगा तो CAA हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जब तक साइन नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, तब तक रहेगा बी, CAB, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किसके तहत मिला था? दिमाग खराब हो गया है जी अपनी। 73वां संविधान संशोधन, है ना? फोन आ रहा है क्या? ठीक है, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, कि क्या है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है? और 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी शासन को, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत आता है। ठीक है? किस सरकार ने दिलवाया? तब कहना है PV नरसिम्हा राव की सरकार में। ये कानून बना PV नरसिम्हा राव की सरकार में, लेकिन किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73वां के तहत मिला पंचायती राज को, 74वां के तहत मिला शहरी शासन। क्लियर है? अब देखिए, 1992 में दोनों पास हो गया और लागू हुआ 93 में। ठीक है? अब देखिए, कि जब आप देखिएगा यहां पर कि 73वां संविधान संशोधन से क्या क्या चीज संविधान में जुड़ा, है ना? 73वां (73) कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। आप देखिए कि इससे क्या क्या जुड़ा जी। तो मुख्यतः आपको तीन चीज को ध्यान रखना है कि तीन चीजें इसके तहत मुख्य तौर से संविधान में जुड़ गई। पहला क्या हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। क्या हो गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या हुआ? क्योंकि अब कंपलसरी हो गया कि सबको अपने यहां रखना है। अभी केवल DPSP का बात नहीं रह गया कि मन करेगा तो रखिएगा, नहीं मन करने रखिएगा। अब इसमें अब अंठियाने वाला बात नहीं कि आज नहीं कल करेंगे, नहीं। जब डेट फिक्स हो गया, सब हो गया, तो अब आपको करना पड़ेगा। तो 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया 73वां संविधान संशोधन से। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। अब जब इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया तो संविधान में क्या जुड़ा? संविधान में जुड़ा भाग 9। संविधान में क्या जुड़ा? भाग 9। ठीक है? भाग 9 जुड़ा। और इसके साथ ही आप देखेंगे
कि भाग 9 और उसके बाद अनुच्छेद भी जुड़ा, आर्टिकल, आर्टिकल अनुच्छेद। तो अनुच्छेद क्या जुड़ा जी? तो अनुच्छेद जुड़ा 243 ए से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, 243 ए से लेकर 243 ओ तक जुड़ा। ठीक है, 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है, जब 243 ए से 243 ओ जुड़ा तो आप देखिएगा कि पंचायती राज को समझाने चल रहा, भाग 9 जुड़ा और अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक जुड़ा। ठीक है, जिसमें पंचायती राज के प्रावधानों को लिखा गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, और वो देखिएगा कि वो क्या जुड़ा, तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन से क्या क्या हुआ? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब यह बाध्यकारी हो गया सभी राज्यों के लिए कि भाई प्रत्येक 5 साल पर आपको अपने यहां चुनाव कराना है ना। ठीक है, प्रत्येक 5 साल पर आपको अपने यहां चुनाव कराना है, ये कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, दूसरा चीज हुआ, भाग 9 जुड़ा, अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक ऐड कर दिया गया। ठीक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखा गया। कितना? 29 विषय, 29 सब्जेक्ट्स। 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए। ये 29 विषय का क्या मतलब है? ये 29 विषय का मतलब है कि राज्य की जो सरकार है, राज्य की सरकार नहीं, जो मुखिया है स्थानीय स्तर पे, वो इस 29 विषय पर कानून बना सकते हैं और काम कर सकते हैं। मतलब इसमें 29 गो विषय जो है उस पर जो मुखिया है वो काम कर सकता है, गांव का विकास कर सकता है, गांव को सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, और इन 29 विषयों के लिए वो राज्य सरकार से पैसा मांग सकता है। और राज्य सरकार तो इसको पैसा देगा ही, अगर पैसा का कमी पड़ा तो ये केंद्र से भी पैसा मांग सकता है विकास के काम के लिए। इतना ही लोग के पास अथॉरिटी होता है। लेकिन एक तो उतना सब पढ़ा लिखा होता नहीं है, इस सब बात को समझे। क्या क्या घट गया है? क्या? मुखिया में क्या बदलाव हुआ है? 73वां संविधान संशोधन के तहत जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई कमी बेसी नहीं किया गया है फिलहाल। ठीक है, तो 29 विषय है, इस 29 विषय पर उसको काम करने का अधिकार है। वो चाहे तो कर सकता है, पढ़ा लिखा है तो और बढ़िया कर सकता है, इसके अलावे भी आगे बढ़ चढ़ के काम कर सकता है, और इसको पैसा का कमी नहीं होगा। इसके लिए अलग से राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब वही स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको पैसा देता है, और अगर राज्य थोड़ा पैसा कम हो गया, राज्य का पैसा, तो ये केंद्र से भी पैसा मंगवा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से क्या होता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये क्या करता है? पंचायती राज संस्थाओं को पैसा देता है। ठीक है,
इसी के तहत अलग से क्या नियुक्त होता है? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो दोनों बनते हैं और इनका काम क्या होता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है इनका चुनाव कराना। आप देखिएगा, मुखिया के चुनाव का वोटर लिस्ट, आप विधायक के चुनाव का वोटर लिस्ट अलग अलग होता है। कारण यह होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में केवल मुखिया का चुनाव, मतलब ये पंचायती राज का चुनाव, अब पंचायती राज के चुनाव के साथ साथ शहरी स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराता है, ठीक है। यानी कि 2 स्तर पर जो चुनाव होता है वो इसके द्वारा कराया जाता है। क्लियर है? कौन कौन कराता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन कराता है, ठीक है। मैंने स्टेट फाइनेंस कमीशन तो पैसा देता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। क्लियर है? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का 2 ही को चुनाव कराता है, एगो ही मुखिया वाला माने पंचायती राज का, और दूसरा नगर निगम का। बाकी जो भी चुनाव होता है वो सेंट्रल का इलेक्शन कमीशन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। जैसे कि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब पंचायती राज का चुनाव और शहरी शासन का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। क्लियर है? ये सब कैसे बना है? इसी 73वां संविधान संशोधन से बना है। क्लियर है? अब आपसे कुछ चीज पूछा सकता है कि मुखिया को शपथ कौन दिलाता है? जो मुखिया होता है, जो चुनाव हो जाता है उसका, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? बीडीओ। बिल्कुल, बीडीओ जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वहां पर स्थानीय स्तर पे, उसी के द्वारा उसका ओथ एफर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है? बीडीओ के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत ये मुख्य बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है। पंचायती राज को मिल गया संवैधानिक दर्जा, अभी बाध्यकारी हो गया कि प्रत्येक 5 साल पर सभी राज्यों को अपने यहां पंचायती राज का चुनाव कराना ही है। अब कैसे होगा? तो वही त्रिस्तरीय पंचायती राज जो बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की थी वही लागू है पूरे देश में। जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय का, वही लागू है। वही लागू है ना जी। 3 स्तर होता है ना हम लोग के यहाँ, तो ये 3 स्तरीय का सिफारिश कौन किया था? बलवंत राय मेहता। ओके, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है, कि क्या है और कैसे है। भाग 9 जुड़ा, उसके बाद अनुच्छेद 243A से 243O तक 11वीं अनुसूची जिसमें 29 विषय हैं, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक में? कोई समस्या है ना? इसको ध्यान रखेंगे, याद रखें। ओके, चलिए अब एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या पंचायती राज कब लागू हुआ? कब लागू हुआ देश में? देश में लागू कब हुआ? 1993 में, 24 अप्रैल 1993 को। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, और तभी से क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, ठीक है। पंचायती राज दिवस,
ओके, तो पंचायती राज दिवस जो है यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कब से मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1993 से, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें ये सब बात याद रहेगा, ध्यान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ऐसा कोई बात जो नहीं समझ में आया हो, ध्यान रहेगा ना। 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है। अब वर्तमान में इसमें क्या है, 50% महिलाओं को आरक्षण है बिहार में। बिहार में कितना आरक्षण है, 50%। तो क्या होता है जी, महिला तो मुखिया का चुनाव लड़ लेती है, अब मुखिया चुनाई हो जाती है, अब पति सब होता है बहुत बदमाश जी, ये पगला ये पीछा नहीं छोड़ता है ना, ये उपाय करता है, सरकार कितना उपाय कर ले वो अपना एक उपाय लगा देता है। पत्नी हो गई मुखिया, वो बोर्ड बनवा देगा मुखिया पति का। देखते होंगे गाँव में आप लोग, वो गाड़ी ले लेता है, गाड़िया पर लिखवा देता है मुखिया पति, अब मुखिया पति लेके घूमेगा। ये कौन बात हुआ भाई, तुम अपने पत्नी के ना पति हो जी, कि मुखिया का पति हो? मुखिया तो पद ना है, मुखिया तो पद है, वो तो पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब वो कहता है कि हम मुखिया के पति हैं, तब पगला तुम अपनी पत्नी का पति हो, उसका नाम सीता, गीता, रीता, मीता, गीता कुछ हो सकता है, तो लिखो गीता के पति, है कि नहीं? चाहे मीता के पति, ज्यादा प्रेम है तो फोटो लगवा लो दोनों का, कम हो जाएगा। पगला सब है ना, लगवा लेता है नाम, इसके लिए व्यवस्था नहीं बना है। और उसके बाद का पत्नी लोग का काम कर रहता है खाली साइन करने का, चलो भाई साइन करना, सारा डीलिंग वही करता है। कोई बात होगा तो जाके वही अपना करेंगे, अब पत्नी का करेगी, बस खाली वही मुहर लगाने का काम है। ये रिजर्वेशन इसके लिए थोड़ा ना दिया गया है कि काम आप करिए, ये आरक्षण इसलिए दिया गया है कि महिला आगे बढ़े, वो ताकतवर बने, वो शक्तिशाली बने, वो पावरफुल बने, वो जाके बीडीओ से बात करे, वो जाके कलेक्टर से बात पड़े, आवश्यकता पड़े तो वो जाके मुख्यमंत्री से मिले। और इससे क्या होगा, इससे आपका जो पावर है वो मतलब दूसरी महिलाएं देखेंगी तो उनसे क्या होगा, इन्फ्लुएंस होंगी, और उससे तब जाकर के विमेंस इंपावरमेंट होगा। नहीं तो मुखिया बना के घर में बिठा कर रखिए तो इससे इंपावरमेंट नहीं होगा। रहा बात पढ़ा लिखा होने का, तो पढ़ा लिखा का तो कोई चर्चा ही नहीं है संविधान में, तो उसका क्या मतलब है? अब पति बहुत पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा कम है लेकिन कॉन्फिडेंस में रहता है हमेशा, हो है ना, वो पढ़ा लिखा कम होगा ना तो कॉन्फिडेंस में रहेगा। अब मिलाएं थोड़ा सा क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस वाला लूज रहता है, बोले ठीक है तुम ही कर लो। दिक्कत क्या, देखिए महिलाओं का या लड़कियों का जो शोषण होता है वो दूसरा लोग बाद में करता है, वो पहले अपना शोषण अपने करवाती है जी। कैसे? तो उसको गांव में देखिएगा, जब कोई लड़की जाएगी ना बाजार तो क्या करेगी, अपना एक छोटका भैया के साथ ले लेगी। अब बहन है 20 बरिस के, अब भाई है 5 बरिस, अंगुरी पकड़ा के लेके जा रही है। अब बताइए वो 5 बरिस वाला क्या कर लेगा? अगर कोई संकट आ गया तो 5 बरिस वाला कुछ करेगा जी? कुछ कर पाएगा? काबू है शरीर में? नहीं काबू है, फिर भी लेके जा रही है। इसको समझना पड़ेगा जी, क्या है, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक समस्या है ये। मन में ये भाव उत्पन्न है कि वो भाई है, वो लड़का है, वो हमारा सुरक्षा करेगा, जबकि हम खुदे 20 साल के हैं, हम खुदे ताकतवर हैं, हम अपना सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। ये मन में भाव बैठा हुआ है, ये भाव को खत्म करना पड़ेगा। और ये सब जो गाड़ी में चलिए तो सीट अलग से, महिला सीट, काहे के लिए ये सब सीट जी? क्या जरूरत है इसका? सीट बराबर दीजिए। उनके मन में हम ये पैदा कर रहे हैं कि आप कमजोर हैं, ये बता करके आप अपना अधिकार ले नहीं सकते, आपको अधिकार देना पड़ेगा। तो अधिकार देते किसको है? जो कमजोर होता है। अधिकार लेता कौन है? जो ताकतवर होता है। पुरुषों को आरक्षण का जरूरत काहे नहीं है जी? कैसे लड़के ले लेता है ना? आधा बैठ जाके पहले कहेगा तो खसकिए तो नहीं, आधा बैठेंगे, आधा बैठेगा। अब मालूम चला कि गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते इसका सीट था, वो खड़ा है बेचारा, अब दोसर बैठल है वहां। अब महिलाओं के साथ दिक्कत के बेचारी बोलबे नहीं करेंगी, ज्यादा खाली हो है ना तो देखेंगे कोई खड़ा हुआ ना तो छोड़ देंगे, जाओ खाली चल जाए बोले सीट, वो जाके जल्दी नहीं बैठेंगी। तो
दिक्कत कहां है? दिक्कत साइकोलॉजी में है, मनोविज्ञान में दिक्कत है। अभी मनोविज्ञान बदलना पड़ेगा। बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और कर रहे हैं। दर्द हो रहा है पेट में, दवाई खा रहे हैं सर दर्द का, तो तबियत ठीक कैसे होगा? हमारी सरकार भी यही करती है। समस्या कहीं और है और ठीक कहीं और। अगर विमेंस इंपावरमेंट करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, तो पहले महिलाओं को यह समझाना पड़ेगा कि आप अपने लिए काफी हैं। यह कॉन्फिडेंस उनके अंदर में उत्पन्न होना चाहिए। आपको दूसरा का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। आप अपने लिए काफी है और अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये आरक्षण देते हैं, आरक्षण ये ठीक है कि भाई चलिए अभी कमजोर है तो आपको एक लेवल पे सपोर्ट देना पड़ेगा, लेकिन केवल आरक्षण दे देना समस्या का समाधान नहीं है। ये देने के साथ साथ इस बात का मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि उस आरक्षण का लाभ हो रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया पत्नी है और मुखिया पति काम कर रहे हैं, तो ऐसा होता है तो ऐसे मुखिया पतियों पर लगाम लगाना पड़ेगा, ऐसा को कंट्रोल करना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा तुम बैठो घर में, आज जो जनता ने जिसको चुना है वो काम करे। अगर वो नहीं भी पढ़ लिखे तो जाए बीडीओ के पास, बीडीओ से पूछे कि काम करने का तरीका क्या है। अब बीडीओ साहब इसीलिए बैठे हैं ना वहां पर, काहे के लिए बैठे हुए हैं? उनका काम है कोऑपरेट करना। वो बताएंगे कि कैसे काम करना है, वो बताएंगे कि मुख्यमंत्री से कैसे मिलना है, वो बताएंगे कि डीएम साहब से कब मिलना है। ये उनका काम है, इसके लिए मुखिया पति का जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि रिजर्वेशन देने के बाद भी मुखिया पति जो है वो अपना अधिकार ले लेते हैं और वहां पे जो पावर होना चाहिए वो नहीं है। अब देखिए, अभी तो खाली आपको मुखिया पति देखने को मिलता था, अब आपको देखने को मिलेगा विधायक पति, अब आपको देखने को मिलेगा सांसद पति। कैसे? कैसे कि 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में भी आ गया महिलाओं के लिए। तो चुनाव महिलाएं लड़ेंगी, लेकिन प्रचार का कमान संभालेंगे पति महोदय। और जब महिलाएं चुनाव जीत जाएंगी तुमको कहेंगे तुम घर में रहो, अब हम हैं विधायक पति, है ना। तो अब बोर्ड बनेगा बड़का विधायक पति का, फिर बोर्ड बनेगा को सांसद पति का। आई सांसद पति, विधायक पति और सब काम गबड़ा देगा सब, है कि नहीं? आए? ना तो ई लोग तो अगर चुनाव जीत जाएगा तो ई लोग तो थोड़ा ना सांसद पति बनने देगा। पति को कहेगा कि तुम भाई पति हैं, आप पति रहिए चुपचाप, बाकी सांसद हम ही हैं, विधायक हम ही हैं, मुखिया हम ही हैं, तो हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप अपना काम कीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं तो आप वो चुनाव लड़ जाइए, है ना। जिसको जो पद पर जनता ने जिसको चुन दिया उसको वो अधिकार मिलना चाहिए, जिसको जनता। लोकतंत्र वही है ना जी। यहां पर आरक्षण देने का मतलब यही है कि महिलाओं को आप पावरफुल कीजिए, सशक्त कीजिए। अब महिलाएं पावरफुल तभी होंगी जब आप उनको स्वतंत्र छोड़ेंगे, उनको थोड़ा इंडिपेंडेंसी देंगे। अगर इंडिपेंडेंसी नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं होगी, तो वो उस चीज को मतलब नहीं एंजॉय कर पाएंगी। और लेकिन एक चीज महिलाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकार अपने साथ कर्तव्य का बोध लेके आता है। तो ऐसा ना हो कि आप अधिकार जान गए और कर्तव्य भुला गए। अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर आप मुखिया चुन लिए गए, आप सांसद चुन लिए गए, विधायक चुन लिए गए, तब इसका मतलब नहीं कि पति के इग्नोर कर दिए। ये भी बात ठीक नहीं है ना, कि तू अपना काम करो हम देखेंगे, ये बात भी तो ठीक नहीं है ना। अधिकार के साथ कर्तव्य का समायोजन, राइट के साथ ड्यूटी, अपनी भूमिका निभानी है। सांसद अगर है तो सांसद वाली भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पत्नी है तो पत्नी वाली भूमिका भी निभा रहे हैं। दोनों ही भूमिकाओं के साथ न्याय करना है, किसी भूमिका को छोड़ना नहीं है कि नहीं हम तो अब इस रूल में फिट हो गए। हीरो सबको देखते हैं, कभी हीरो का रोल करता है, कभी वही हीरो विलन बन जाता है ना, कभी वही विलन कभी कॉमेडियन बन जाता है। तो जो रोल उसको दिया जाता है, उस रोल में जो फिट हो जाए उसी को कहते हैं बेस्ट एक्टर। बढ़िया एक्टर कौन है? जो हर रोल को निभा दे। बढ़िया एक्टर वो नहीं कि एक एक रोल को निभा रहा है बस। इसलिए आप देखते हैं कि एक्शन हीरो सब चाहता है कि कॉमेडी करे, कॉमेडी वाला चाहता है कि एक्शन करे, तब ना वैरायटी रहेगा पर्सनालिटी में, और तब आप हर कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से आपको काम मिलेगा।
नहीं तो अगर आपका कैरेक्टर एक ही हिसाब से फिट हो गया तो फिर आपको उसी कैरेक्टर के हिसाब से काम मिलेगा, दूसरा कैरेक्टर आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए जरूरी क्या है कि कैरेक्टर में मल्टीपल चीजें हो और मल्टीपल चीजों को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला आपको पता हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पर 50% रिजर्वेशन जो है वो इसलिए नहीं दिया गया है कि दूसरा कोई शासन चलाए, ये सब इसीलिए दिया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ताकतवर बने और वो अपना काम करें। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। आइए इसके बाद चलते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां नहीं, सॉरी 74वां। 73वां समझ गए ना? 74वां। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब इससे क्या क्या चीज ऐड हुआ जी? इससे क्या क्या चीज ऐड हुआ? तो देखिए, जितनी चीजें उससे ऐड हुई है ना उतनी ही चीजें इससे भी ऐड हुई हैं। ठीक है, उतनी ही चीजें इससे भी ऐड हुई हैं। ओके, अब वो क्या है? तो देखिए, देखिए इसमें क्या है, तो आप देखिएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत शहरी शासन को क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया। इसके तहत शहरी शासन को क्या हो गया? संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, शहरी शासन को मिल गया संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, इसके बाद शहरी शासन को संवैधानिक दर्जा मिल गया। दूसरा आप देखिएगा कि भाग 9 क उससे जुड़ा था, भाग 9 ऐसे जुड़ा भाग 9 क। ठीक है, पार्ट 9A। ओके, भाग 9 क। और अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक, 243P से लेके 243ZG तक, दो 243ZG तक। P से जाइएगा Z तक, है ना? PQRSTUVWXYZ Z तक है, फिर Z से ABCDEFG। हाँ, मैं ZA ZB ZC पहले जाएगा, P से ले आएगा Z तक, उसके बाद फिर होगा ZA, फिर होगा ZB, फिर होगा ZC ZD ZE ZF ZG। ठीक है, समझ में आई लो कि नहीं? हेलो ना जी, बिल्कुल, ये सब आर्टिकल है। ठीक है, हाँ, यहां तक समझ में आया बात? नहीं, इसमें अनुसूची 12वीं जुड़ी। ठीक है,
इसमें 11वां जुड़ा था 73वां से, अब 12वां जुड़ा 74वां से। ये सब ध्यान और ये सब बाइफर्केशन करके रखना है, खिचड़ी नहीं बनाना है। खिचड़ी बना दीजिएगा तो स्वाद एगो चीज का मिलेगा, खिचड़ी रोज खाने का चीज है जी। वो शनिचर के वो ग्रह हो रहा हो तब, है ना, ग्रह हो रहा कोई खराब चल रहा है तो तक भाई खिचड़ी खा के तनिक कम करो। क्या होता है ऐसा? नहीं, हमको तो नहीं लगता कि होता होगा, मंगल तब चढ़ जाता है। लेकिन एक वो जानते हैं, ये सब जो कहते हैं ना कि खिचड़ी कहीं आना जाना हो तो खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, ये हम लोग के समाज में है ना। है ई वाला हमको मानना पड़, हम पहले ये सब नहीं मानते, लेकिन ई वाला मानते हैं। कैसे कभी कभी गलती से लक बाई चांस क्या हुआ कि हम खिचड़ी खा गया, निकल गए कहीं, वहां दिक्कत होबे किया यात्रा में। मैं पहले जाता था झारखंड क्लास लेने के लिए, कोविड से पहले की बात है, हजारीबाग, धनबाद, रांची। तो हजारीबाग के जो हमारे डायरेक्टर साहब थे वहां पे, तो उनकी जो वाइफ थी बहुत अच्छा वो मतलब खिचड़ी बनाती थी। मतलब वो बहुत ही, अब वो लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन वो नहीं होता है कि मतलब हैबिट था उनका खाना बनाना। तो उन्होंने कहा कि सर हम लेके आएंगे खिचड़ी। हमने बिल्कुल लाइएगा। सैटरडे दिन था, घर में सब लोग मना करता है कि सैटरडे को नहीं खाना, मतलब ये आना जाना हो तो नहीं खाना चाहिए। और मैं क्लास लेके निकल जाता था ट्रैवलिंग पे, तो आया तो टेस्टी था, बढ़िया था, हमने तो खा लिया मजा से, है ना। ठंड का मौसम था। खिचड़ी का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है जी, ये पचता तुरंत है। अब पच जाएगा ना, 2 घंटा बाद भूख लग जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उसके पचने में टाइम नहीं लगता है। तो उसका डाइजेस्टिव ठीक से हो गया तो भूख लगना ही है। वो तो आप साइंस में पढ़े होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर ठीक से कोई चल गया, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो आपको टाइम टाइम पे भूख लगेगा। अगर आपका पाचन तंत्र गड़बड़ है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, तो आपको भूख लगने की समस्या हो जाएगी, मतलब भूख लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से जो है अंदर में उसका ठीक से डाइजेस्टिव नहीं हुआ। खिचड़ी को टाइम ही नहीं लगता डाइजेस्ट होने, लिक्विड फॉर्म में है, तुरंत उस साइकिलिंग होकर के यार काम खत्म हो जाता है उसका। लेकिन उस तो हमने खा लिया, उसके बाद निकले गाड़ी पकड़ने के लिए। तो उस दिन हजारीबाग में मैं था, और जब हजारीबाग से पटना आना होता था तो हजारीबाग से एक बस पकड़ के कोडरमा, क्योंकि हजारीबाग स्टेशन जो है वो काफी डिस्टेंस पे है हजारीबाग शहर से, तो वहां से कोडरमा नजदीक पड़ता है। तो वहां से आते थे कोडरमा, और कोडरमा से जो जनशताब्दी आती है रांची से पटना, रात को 10 बजे पहुंचती है, वो कोडरमा से पकड़ते थे। उस दिन भी वही सीन हुआ, हमने पकड़ लिया उस बस को, वहां से लोगों ने बिठा दिया बस में। वो बस आकर के बीच जंगल में खराब, ठंडा का मौसम, और 6:30 का टाइम रहता है या 6:45 का, आई थिंक, जनशताब्दी का कोडरमा में। गाड़ी तो छूट गई। उस गाड़ी के छूटने के बाद अब उसके बाद कोई गाड़ी नहीं है वहां से सीधे पटना के लिए। उसके बाद सीधे रात को 1-1:30 बजे के आसपास में गंगा दामोदर जो धनबाद से आती है वो मिलती है, और वो फिर सुबह के 7 बजे के आसपास में पटना लाती है, या 6 बजे के आसपास में। तो वो वहां पे डिस्टर्बेंस हुआ। और ठंड का मौसम, सोचिए गर्मी में तो ये सब चीज बर्दाश्त हो जाता है, ठंड में बीच जंगल में गाड़ी खराब है। मतलब फिर हमने एक लॉजिकल ये भी सोचा कि यार चलो खिचड़ी तो मैंने खाया है, ये सब लोग भुगत रहे ना, तो सब लोग तो नहीं है खा के आएगा। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि अरे आज बच्चा एक बात बताइए, मैं कॉमन सा एक क्वेश्चन हुआ कि आप खा के क्या चले थे, और आप यकीन करेंगे कि मैं 4-5 लोगों से पूछा और 4-5 का आंसर था खिचड़ी, है ना। हमने कहा यार अब तो इस बात को मानना ही पड़ेगा कि भाई जतरा पे जब निकले तो इसको ना खाए, है ना। तो उस दिन तो मतलब बहुत दिक्कत हुआ ठंड के मौसम में, अब पूरा आपको रुकना पड़ा वहां पे। हालांकि यहाँ के जो डायरेक्टर थे उसको मैंने कंसल्ट किया उनको कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कतें आ गई हैं, फिर उन्होंने वहां पे अरेंजमेंट कराया रहने होने का। फिर रात को 1 बजे ट्रेन आई, फिर उससे आए। फिर एक आध बार ऐसे ही हुआ कि मतलब सैटरडे को बना के लाई, हमने खा लिया, फिर ऐसे दिक्कत हुआ, सेम ट्रेजेडी। कहीं ना कहीं आकर के गाड़ी छूटनी निश्चित थी और परेशानी होना स्वाभाविक था। उस दिन से एक इस बात को हमने मान लिया कि भाई अगर कहीं जाना है तो गलती से भी खिचड़ी नहीं खाना है ना। तो कभी कभी कुछ कुछ चीजों को आपको मानना पड़ता है, और कुछ कुछ चीजें जो है सो वो नहीं होती है। कोई चीज का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसको मानना पड़ेगा, और नहीं होगा तो उसको मानने का जरूरत नहीं। तो इस सब को आपको देखिए, खिचड़ी के बाद कहां से कि 73वां को अलग रखना है और 74वां को अलग रखना है। 73वां से आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो यहां से बराबर क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए 73वां से क्या क्या ऐड हुआ ये एकदम सेपरेटली याद रहना चाहिए, और 74वां से क्या क्या ऐड हुआ ये एकदम सेपरेटली याद रहना चाहिए।
तो अनुच्छेद 243 से जेड जी तक, और उसके बाद 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची ऐड हुआ इसी के तहत। तो 12वीं अनुसूची जो ऐड हुआ इसके तहत, तो इसमें क्या हुआ, आप देखिएगा 12वीं अनुसूची जो ऐड हुआ इसमें है 18 विषय, 18 सब्जेक्ट, है ना। इसमें कितना विषय है, 18। तो इन 18 विषयों को आपको ध्यान रखना होगा कि ये 18 विषय पर अब शहरी शासन जो है वो काम कर सकता है। जैसे पंचायती राज 29 विषय पर कर सकता है, वैसे शहरी शासन। तो शहरी शासन में आप देखिएगा वही है, यहां पर भी नगर निगम सबसे ऊपर आता है, फिर आता है नगर परिषद, और फिर आता है नगर पंचायत। तो दिक्कत, तो यहां पर इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है, कि उससे क्या जुड़ा। और देखिए यहां पर भी वही स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो इसको पैसा देता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है जो इसका चुनाव कराता है। क्लियर है। तो 74वां से इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, 73वां से पंचायती राज को मिला था। क्लियर है। तो ये सब आपको यहां पर ध्यान रखना है, याद रखना। क्लियर है, यहां तक मुझको दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे बात करेंगे। ओके।